आज हमारे बीच में हैं श्रीमान खेत सिंह जी चौहान, शिव शक्ति ग्रुप जी। क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है इस ग्रुप ने कुछ काम नहीं किया, किसी को तो करना ही पड़ेगा। लोग आगे क्यों नहीं आते हैं? गणपति स्थापना में हिचकिचाहट आपके मन में भी थी। लोग इस प्रकार के हैं वर्तमान में कि जो चल रहा है उसमें तो शामिल हो जाते हैं। जन्माष्टमी को ले लो, कभी महिलाओं के नृत्य को लेकर, कभी उनके स्थान को लेकर, कभी डीजे को लेकर। सामाजिक तत्व हर जगह मौजूद, उसका एक ही उपाय, डीजे के बहाने जो अश्लील प्रोग्राम होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है शिव मंदिर, अधूरा शिव मंदिर। हाँ, वैसे तो ये प्रश्न बड़ा पेचीदा है। जब से ये मंदिर अटका हुआ था, बहनें बच्चियाँ मंदिर में जाने से डरती थी। अंदर शराबियों का अड्डा था। पूर्व सरपंच राय सिंह जी को आप अगर 10 में से अंक देना चाहें तो कितने देना चाहेंगे? ये तो नहीं कर सकता कि उन्होंने कार्य नहीं किया। हाँ जरूर, जितना मैंने कहा ना कि सब लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो उनको मैं कार्य के आधार पर 10 में से। राम राम साहब, गौमत्रा की एक और बैठक में आपका स्वागत है। अपन है ललित मोदी और कैमरा संभाले हुए हैं मेरे मित्र रतन पटेल। आज हमारे बीच में हैं गांव के सम्मानित अध्यापक श्रीमान खेत सिंह जी चौहान। खेत सिंह जी चौहान विविध विषयों पर अपना सम्यक ज्ञान रखते हैं। मेरी प्राथमिक पाठशाला के प्रथम शिक्षक रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे इस गांव के सामाजिक भूगोल के बारे में और इस गांव की राजनीति के बारे में। तो खेत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गौमत्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का। सभी को जय श्री राम, नमस्कार, जय माता दी। ये बैठक मुख्य रूप से उन समस्याओं के बारे में है जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप हो नहीं सकता। इसे गांव के लोग ही सॉल्व करेंगे, गांव के लोगों को ही करना पड़ेगा। आपसे मेरी मुख्य चर्चा गांव के 2-3 मुख्य ज्वलंत मुद्दों के बारे में ही होगी, जिनका आप अपने हिसाब से मुझे जवाब दीजिएगा। 2015 में आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप की स्थापना की जी, आपके और आपके साथियों ने, शिव शक्ति ग्रुप जी। काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी सक्रिय भी है। उसकी सक्रियता के विषय में बताइए, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना तो क्या है, वे सवाल भी उठाते हैं कि भाई एक दूसरे को नंबर सेंड करने, बर्थडे विश करने और सरकारी योजनाओं को बताने के अलावा इस ग्रुप में अन्य किसी प्रकार की कोई ज़्यादा बातचीत होती नहीं है। मतलब ठीक है, लाइट गई तो उसके बारे में बता दिया कि भाई 1 घंटे में आ जाएगी ये सब, लेकिन काम के बारे में जब हम देखें तो इस ग्रुप ने कुछ काम नहीं किया है। मतलब ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो आप अगर वो गलत मान रहे हैं तो उनकी वो भ्रम दूर करें। देखिए, ये लगभग 2014-15 की बात है और एक दिन था जब हम यहाँ से 2-4 दोस्त, 4-5 जने घूमते हुए यहाँ से शिव जी के मंदिर में आए थे। तो वहाँ हमने गांव के मुख्य चौटे पर देखा कि जो गौ माताएं थी बहुत ही बुरी स्थिति में थी। मतलब वो एक मृत अवस्था में थी, मरी हुई थी और कुत्ते उसे खींच रहे थे। ये दृश्य देख करके हम बड़े मतलब अंदर से हमें लगा कि कुछ करना चाहिए। गांव के अच्छे लोग पास से गुजरते थे नाक बंद करके कि कुछ कोई कर ही नहीं पा रहा है, ये गंदगी फैली हुई। लेकिन कोई ये नहीं करता था कि इसको करेगा कौन, किसी को तो करना ही पड़ेगा। इसी विजन को हमने रखते हुए स्कूल में एक बैठक रखी और उस बैठक में हमने एक संगठन बनाने का विचार किया। हमको लगा कि सब लोगों ने मिल करके, उसमें कई संस्थापक सदस्य थे जिसमें कम से कम 7-8-10 जने, जिन्होंने उसी दिन हमने ये तय किया कि हमें कुछ करना है गांव के लिए। और उसी उद्देश्य को लेकर के हमने जो ये अभियान शुरू किया था, मतलब ये एक संगठन बनाया था। अच्छे से पिछले 10 साल ये अपने कार्य पूरे कर चुका है। 10 वर्ष इसके पूरे हो गए। शिव शक्ति ग्रुप की 2-3 उल्लेखनीय उपलब्धियां आप बता सकते हैं? सबसे पहले हमने शुरुआत की थी शिक्षा से। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर हाथ पैर में जूता हो या नहीं हो, खाने के लिए पैसे हो या नहीं हो, लेकिन हाथ में पुस्तक होनी जरूरी है। अगर आज से आप 5-7 साल पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं थी। जब 15 अगस्त या 26 जनवरी और कोई कार्यक्रम होता था, स्पीकर नहीं होते थे, टूटे फूटे लाते थे, बीच में खराब हो जाते आधे कार्यक्रम। तो हमने सबको एकजुट किया और कुछ चंदा एकत्रित किया और स्कूल के अंदर स्पीकर भेंट किए। कैसे जी,
लोग आगे क्यों नहीं आते हैं? और जब मैं कह रहा हूँ लोग, तो इसमें ज़्यादातर मैं शिक्षित लोगों की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि शिक्षित लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि वे पहल करें, लेकिन वे ही आगे आने से कतराते हैं। गणपति स्थापना का एक हम अगर प्रकरण देखें, तो गणपति स्थापना में ग्रुप में जब बातचीत की तो कई लोगों का विरोध आया कि ये स्थापना नहीं होनी चाहिए, ये तो महाराष्ट्र के देव है वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। और आपको मैंने कहा कि आप ये मैसेज आप ग्रुप में डाल दीजिए, तो आपने कहा कि नहीं आप ही डाल दो। तो एक हिचकिचाहट आपके मन में भी थी कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो मुझे उसके बारे में आप आराम से बताइए कि क्या है जो रोक रहा है शिक्षित लोगों को नई चीज़ में पहल करने से। सबसे पहले तो ये है कि देश तभी सुरक्षित रहेगा जब वहाँ की संस्कृति जिंदा रहेगी। आप ये नहीं कह सकते कि नवरात्रि है वो गुजरात का पर्व है, गणगौर है वो केवल राजस्थान का पर्व है, या फिर गणेश उत्सव है वो महाराष्ट्र का है। आखिरकार हम सबका वो पर्व है। पिछले 10 सालों से 9 सालों से या 10 सालों से हम गांव में नवरात्रि का आयोजन करते आ रहे हैं। मतलब आसपास के गांवों के लोग देखने के लिए आते हैं बिल्कुल। अगर बात गणेश चतुर्थी की करें तो आप भी जानते होंगे कोई भी नई शुरुआत करना हमेशा मुश्किल भरा रहता है। किसी भी जो नई स्टार्टिंग हमेशा जो होती है वो हमेशा मुश्किल भरी होती है, क्योंकि लोग एक मतलब इस प्रकार के हैं वर्तमान में कि जो चल रहा है उसमें तो शामिल हो जाते हैं। चलती हुई भीड़ होती है ना, उसके अंदर तो देखा शामिल हो जाते हैं, लेकिन उस भीड़ का नेतृत्व तो नहीं करना चाहते। और चलती हुई भीड़ कितनी खतरनाक होती है वो आप जानती है। अगर कोई आगे आने की कोशिश करेगा तो लोग उस पे पता नहीं कितने हजारों कमेंट करेंगे कि ये तो परी है, ये तो ऐसा है, इसके पास कोई काम नहीं है। मैं भी पिछले 10 साल से ये अनुभव कर रहा हूँ। कई लोग मुझे भी कम कह रहेंगे, खूब सारे लोगों ने कहा होगा, लेकिन इसीलिए लोग डर जाते हैं। अधिकांश की हिम्मत नहीं होती, कुछ लोगों के तानों से डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो नहीं, लेकिन आप जैसे व्यक्ति अकेले नहीं होते। आप ग्रुप अपने शिव शक्ति ग्रुप के अध्यक्ष हैं, आपके पीछे 400 लोग हैं, आपकी बात सुनी जाती है। बात ये है, मेरी बात अगर मैं बोलूँगा, जब मैंने वो फैसला लिया था कि भाई गणपति का मैसेज भेजो, तो मेरी बात मुझे पता था कम सुनी जाएगी, आपकी बात सुनी जाती है। तो जिनकी सुनी जा रही हो उन्हें तो कम से कम बोल लेना चाहिए। नहीं, हम तो बोलते हैं। हाँ। पिछले दिनों जो कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ तो ठेठ लास्ट तक उसको खींचा गया, लास्ट तक खींचा गया। जब 2-3 दिन ही बाकी रहे थे तब आखिरकार बड़े बुजुर्गों ने अनुमति दी। उनको लगता था कि ऐसा नहीं वैसा, तो उनकी जो भी शर्तें थी वो हमने एक्सेप्ट की। जो भी आपकी शर्तें हैं हमें मंजूर है, हम उन आपके मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करेंगे। और कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत शानदार आयोजन किया और गांव में बहुत अच्छा सामूहिक भोजन का आयोजन भी रखा गया। और हमारी कोशिश है कि हर पर्व, हर त्योहार, गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है, हर त्योहार बड़े हंसी खुशी के साथ आयोजन होने चाहिए। यही तो हमारी पहचान है, यही हमारी संस्कृति है। देश तभी सुरक्षित रहेगा जब वहाँ की संस्कृति जीवित रहेगी, और संस्कृति तभी जीवित रहेगी जब वहाँ के वार त्योहार जीवित, उत्सव जीवित रहेंगे। केस सिंह जी, गांव में बमुश्किल 2 ही उत्सव मनाए जाते हैं, होली दीपावली को छोड़कर। एक नवरात्रि, एक जन्माष्टमी। नवरात्रि जो लंबे टाइम से अटका पड़ा था, फिर वो गोलियां में शुरू हुआ नागजीराम मोदी और रणवीर भाई के सहयोग से। जन्माष्टमी भी बहुत धूमधाम से चल रहा है, लेकिन इन्हीं 2 उत्सवों में आए साल समस्याएं आ ही जाती हैं जी। जन्माष्टमी को ले लो, कभी महिलाओं के नृत्य को लेकर, कभी उनके स्थान को लेकर, कभी डीजे को लेकर, कोई ना कोई ऐसे अवांछित तत्व आ ही जाते हैं जो इसमें किसी प्रकार की कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करते हैं। और यही सेम चीज़ अपने नवरात्रि में भी देखने को मिलती है। बहुत ही कड़ी सुरक्षा का प्रबंध करना पड़ता है, तब जाके वो 9 दिन आराम से बीतते हैं। जब ये कठिनाइयाँ बार बार आती हैं तो फिर युवाओं के द्वारा कोई और उत्सव मनाने में पहल कम की जाती है। तो इसको कैसे देखते हैं आप, इन समस्याओं को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले बात नवरात्रि की करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी कार्य
शुरू करना कठिन होता है, लेकिन उस पर टिके रहना भी कठिन होता है। जितना कार्य शुरू करना मुश्किल होता है, उतना ही मुश्किल उस कार्य को बनाए रखना होता है। जब से नवरात्रि की स्थापना हुई और रणवीर के नेतृत्व में जय किशन जय और किशन ऐसे सिंह। कई भी जी, बहुत सारे बिल्कुल, नाम, हाँ। मैं एक हाँ, दो का नाम लेना उचित नहीं रहेगा, सही लेकिन सही। कम से कम 100-150 के करीब कार्यकर्ता हैं। अब ऐसा तो देखो, असामाजिक तत्व हर जगह मौजूद होते हैं, असामाजिक तत्व हर जगह मौजूद, उसका एक ही उपाय और वो है कानून। पहले जब होता था तो बीच में ऐसे असामाजिक तत्व गड़बड़ करते थे, फिर हमने कानून का सहारा लिया। हम बाकायदा प्रशासन से अनुमति लाते हैं और पुलिस व्यवस्था करते हैं, उसका एकमात्र उपाय पुलिस। अब देखो, आप अगर ये कहोगे कि हम अपने स्तर पे सब कर देंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आप 1 मैन 100 बन के नहीं रह सकते। कानून का सहारा आपको लेना पड़ेगा। डीजे की समस्या, आप देखो, ये गांव का विषय है, गांव के लोगों को सोचना चाहिए। डीजे में कुछ भी गलत, मैं नहीं मानता कि उसमें कोई सब चीजें गलत है। अगर डीजे पर आप ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ये चलाएंगे तो ये 15 अगस्त पे, हाँ। क्या ये नहीं चला सकते? क्या आप उस पे बजरंग बली का गाना नहीं चला सकते? कृष्ण भगवान के गाने नहीं चला सकते? उसमें गलत क्या है? हाँ, उसमें अश्लीलता के मैं विरोध में हूँ। डीजे के बहाने जो अश्लील प्रोग्राम होते हैं, अश्लील गानों पर डांस होता है, उसके मैं खिलाफ हूँ। जन्माष्टमी में डीजे का आयोजन होना चाहिए और आने वाले समय में हम अगले वर्ष जो गणपति महोत्सव है वो भी अच्छे से मनाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपन उसमें भी डीजे का प्रयोग करेंगे। हम अगले साल गणपति उत्सव मनाएंगे, हाँ, बाकायदा अच्छी तरह से मनाएंगे। पिछली बार की तुलना में, पिछली बार तो हम शुरुआत कर रहे थे, पिछली बार की तुलना अच्छी में शुरुआत और हुई। हाँ, हाँ, पिछली बार की तुलना में हम आगे जाएंगे, मतलब उसमें सुधार आपने करेंगे। जो कहा कि शुरुआत करना मुश्किल होता है, लेकिन उसको बनाए रखना भी बनाए रखना भी मुश्किल होता तो है। आप बनाए रखने में हमेशा आगे रहे हैं, तो मैं जी, एक युवा अध्यक्ष होने के नाते आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगली बार किसी को शुरुआत करने में कोई दिक्कत कठिनाई न देखनी पड़े। जी। और अगर हमारी युवा शक्ति उसके लिए उत्सुक है, उनको लगता है कि ऐसा करना चाहिए, तो हम उसमें पीछे तो हम थोड़े रहेंगे, साथ है। लेकिन करने वाला भी तो होना चाहिए। अगर करने वाला है तो हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। जब मैंने ये डिसीजन लिया कि आपसे बातचीत करनी है, तो मैंने 4-5 लोगों से पूछा कि किस तरह के सवाल होने चाहिए। तो 4-5 लोगों में एक सवाल बहुत कॉमन आ रहा था कि इस गांव का सबसे बड़ा मुद्दा है शिव मंदिर, सॉरी, अधूरा शिव मंदिर। हाँ, शिव मंदिर का काम लंबे समय से निर्माणाधीन है और न जाने कितने समय तक वो निर्माणाधीन रहेगा, इसकी अभी कुछ डेट फिक्स नहीं है। ये क्यों रुका हुआ है और ये इस काम की बागडोर किन हाथों में है और इसे किन हाथों में होना चाहिए? और एक युवा अध्यक्ष होने के नाते क्या आप युवाओं का ग्रुप तैयार करके इस काम की वापस दोबारा पहल शुरू, वापस इसका क्या बोलते हैं, अब उत्थान तो हो गया, वापस इसका पुनरुत्थान आप कर सकते हैं या लोगों में वो ललक और वो पहल वापस जगा सकते हैं? सबसे पहले तो बताइए कि ये रुका हुआ क्यों है और क्या करना चाहिए युवाओं के द्वारा? देखिए, ये प्रश्न कई बार घूम घूम के आता है, कई बार, आज एक बार नहीं। और जहाँ तक मुझे याद है, जब से मुझे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा है, जब से मैं देख रहा हूँ ये मंदिर वैसे ही स्थिति में है। और मुझे लगता है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जिस सपने को लेकर के इस मंदिर को शुरू किया था कि हमारे गांव में भी शिव जी की स्थापना होनी चाहिए और एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ सब मिल करके भगवान की भक्ति कर सके, पूजा कर सके। परंतु न जाने किन कारणों से ये मंदिर है, इसके लिए कम से कम 4-5 बार पूरे गांव से पैसे भी लिए गए और सब लोगों ने मिल करके इसको शुरू किया। काफ़ी हद तक अब निर्माण कार्य लगभग संपूर्ण हो चुका है, कोई थोड़ा बहुत बचा है पता नहीं। और अब बात सिर्फ प्रतिष्ठा की रही है। ये कार्य अभी बड़े बुजुर्गों के हाथ में है और वही इसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आने वाले समय में गांव के सभी बड़े बुजुर्ग मिल करके और
वो अपना मार्गदर्शन प्रदान करें और हमारी युवा शक्ति को अगर नेतृत्व प्रदान करे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये गांव एक दिन चमकेगा और ये मंदिर अपने आसपास के क्षेत्र का सबसे नंबर 1 मंदिर होगा। नहीं, वो आपकी बात सही है, उम्मीद तो ये हम सभी को है, लेकिन बड़े बुजुर्ग, सम्मानित बड़े बुजुर्ग अपने आप ये नेतृत्व किसी के हाथों में नहीं देते हैं या फिर नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है उन्हीं को ये वहम हो कि भाई अभी कोई इसके योग्य नहीं है कि ये नेतृत्व संभाल सके। बात वो नहीं है, बात यह है कि क्या अभी इस भरोसे बैठना सही रहेगा कि वे कभी ये नेतृत्व हमें दें और फिर हम लगें, या फिर आगे बढ़कर सभी को, मतलब साथ में, यहाँ पर मैं किसी एक विशेष युवा की बात नहीं कर रहा हूँ, युवाओं की पूरी टीम, 100 लोगों की, 2 लोगों की, 200 के, 300, 400 जितने युवा हैं वे आगे, क्योंकि नवरात्रि में हम देखते हैं भामाशाहों की कमी नहीं है। हाँ, भामाशाहों की कोई कमी, बिल्कुल कमी नहीं है, ठीक है। और काम करने वाले जो अपने शारीरिक रूप से परिश्रम करने वालों की भी कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी रहने वाली नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता युवा अध्यक्ष होने के नाते कि युवाओं की एक टीम बुलाकर आप उन युवाओं के साथ ही इस मुद्दे पर चर्चा करें और फिर सभी सम्मिलित रूप से बड़े बुजुर्गों से इस विषय में बातचीत करें और कम से कम शुरू करें? फिर जो बात हुई वो तो हो, लेकिन कम से कम बात शुरू तो करें। तो आप इस पर आप मतलब क्या करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे जब आपका इंटरव्यू लेना था तो मुझे कहा कि खेत सिंह जी से इसका पूरा रोड मैप ही पूछ लेना कि क्या होना चाहिए। तो आप मुझे इस पर एक संतोषजनक उत्तर दीजिए कि शिव मंदिर का क्या होगा। देखिए, वैसे तो ये प्रश्न बड़ा पेचीदा है। नहीं, मैं पेचीदा है तो, लेकिन मैं बड़े सुलझे हुए इंसान से पूछ रहा हूँ, तो जी हाँ। मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा 100% ईमानदारी के साथ उत्तर देने की। तो जब से ये मंदिर अटका हुआ है तब से गांव के लोगों ने कारण पता किया कि भाई आखिरकार क्या समझा। हमने 1-2 बार गांव के बड़े बुजुर्गों को मंदिर में बुला करके उससे पूछताछ भी की। तभी पता चला कि किसी भोपे वगैरह या फिर किसी से पूछा होगा तो पता चला कि हमारे कोटड़ी में एक बहुत पुराना शिव जी का मंदिर था, वहाँ पहले बनाना होगा, उसके बाद गांव का मंदिर तैयार होगा, यानी बनेगा। ठीक है। अगर यही अड़चन है तो हमने वो मंदिर तो तैयार कर दिया है। हमारे गांव में, हमारे कोटड़ी में मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। हो चुका है? हाँ, पूरा हो चुका है। ठीक है। अब रही बात प्रतिष्ठा की, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग मिल करके, अपने अच्छे लोग मिल करके, और जल्दी ही और आने वाले 4-6 महीना में या 1 साल के अंदर अंदर उस मंदिर का हम जो स्थापना है, वो प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा उस कोटड़ी वाले मंदिर की पूरी करवा देंगे। अच्छा, कोटड़ी वाला जो आपका जो कोटड़ी वाला मंदिर है उसको बने हुए कितना समय हो चुका है? उसको लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं। अच्छा, 2-2.5 साल से उसकी प्राण प्रतिष्ठा पे निलंबित है? प्राण प्रतिष्ठा बाकी है। ठीक है। और वो मंदिर पूरा होने के तुरंत बाद हम गाँव वासियों की एक मीटिंग बुलाएंगे और गाँव के सब लोगों की मीटिंग बुलाएंगे, बड़े बुजुर्गों के और युवा साथियों की, सबकी एक मीटिंग बुलाएंगे। उसके बाद जैसा निर्देश समय बड़े बुजुर्ग प्रदान करेंगे, उनके निर्देशन में, उनकी आज्ञा के अनुसार हम इस कार्य को पूरा करेंगे। और मुझे ज़्यादा कहना तो जल्दबाजी है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर उम्मीद है कि उसका काम भी पूरा करवाना है। हम 1-1.5 साल में दोनों मंदिरों की प्रतिष्ठा पूरी करने वाले हैं, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। वो तो वैसे गांव के लग रहा है तो बड़ी उम्मीद है। बिल्कुल, आपको अगर लग रहा है तो खुशी की बात है। हाँ, क्योंकि ये जो अधूरा शिव मंदिर है ना, ये शिव मंदिर गांव की शोभा होते हैं, लेकिन अधूरे शिव मंदिर कलंक से कम नहीं होते। इस पर हम कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से ये मामला पूरा, तो आप ये मामला सुलझाइए। बिल्कुल, 1-2 साल के अंदर अंदर पूरा कर देना है। आप कोटड़ी वाले की प्रतिष्ठा करिए, क्योंकि इसकी प्रतीक्षा बहुत लंबे समय से है ना। प्रतीक्षा बहुत लंबी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अब नहीं होनी चाहिए, अब नहीं होनी चाहिए। और फिर चाहे वो युवाओं के सहयोग से हो, आपके मार्गदर्शन से हो, बुजुर्गों के आशीर्वाद से हो, कैसे भी हो, लेकिन काम हो। बिल्कुल, हम इसको किसी भी तरीके से। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, मतलब क्योंकि ये कोई राजनीतिक काम नहीं है जी। इसलिए हाँ, क्योंकि ये तो एक सामाजिक काम है, सामाजिक है ना। और क्योंकि आप युवाओं के अध्यक्ष हो, इसलिए ये बात हम आप ही से कह सकते हैं जी। हाँ। शिव मंदिर से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है कि गांव के जितने भी पुराने जर्जर मंदिर हैं,
उनके पुनरुत्थान के विषय में इस काम में युवाओं की ओर से क्या कदम उठाए जाने चाहिए आपके अनुसार? देखिए, अगर शिव मंदिर की चर्चा करें तो पिछले कुछ समय से, पिछले 2-3 साल से आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। अगर आज से 2-3 साल पहले की बात करें, बहुत सारे कांटे पड़े थे, खूब सारी गंदगी थी, माताएं, बहनें, बच्चियाँ मंदिर में जाने से डरती थी, अंदर शराबियों का अड्डा था। लेकिन हमने उसकी साफ सफाई करवाई, युवा साथियों से मिल करके, सबसे चंदा करके पूरे कांटे साफ करवाए। और अभी जो माननीय एमपी साहब देवजी पटेल के कोटे से जो बाउंड्री आई, उसका भी निर्माण हो चुका है। अभी आप देखेंगे तो 2-3 साल में जहाँ कांटे पड़े थे वहाँ फूल खिल रहे हैं। अभी वहाँ आपको फूल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये प्रगति तो है, यानी हमारा ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, ये तो फाइनल। नीचे की ओर हम नहीं जा रहे। अब रही बात अन्य मंदिरों की, जैसा कि आपने कहा कि भाई गांव के जो अन्य जो जर्जर अवस्था, हाँ, जैसे ठाकुर जी का मंदिर है, अन्य जर्जर अवस्था मंदिर है। पिछले दिनों अपना एक खेड़ा नाड़ी में जुजार जी का मंदिर था, बहुत पुराना है, जर्जर हो गया था, मतलब टूट गया था पूरी तरह से। तब एक दिन गांव के युवा बैठे थे और उन्होंने चर्चा की कि भाई इस संबंध में कुछ करना चाहिए। तो एक दिन हमारे एक युवा साथी वहाँ गए, वो चढ़ाने के लिए प्रसादी। उन्होंने उस स्थिति को देखा तो वो फोटो वीडियो बना के ग्रुप में डाला। सभी ने तुरंत एक्शन लिया। पूरे गांव के लोगों ने उसमें अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार चंदा दिया। और आप एक मानेंगे नहीं कि जिस दिन हमने उसकी नींव की स्थापना की, उससे सिर्फ 28 दिन में उसकी प्राण प्रतिष्ठा पूरी कर दी। मात्र 28 दिन में उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी कर दी। अभी आप जाके देख सकते हैं कि खेड़ा नाडी में बड़े शान के साथ जुजार जी विराजमान है अपनी छतरी में। हमने ये निर्णय किया है कि प्रति वर्ष, हर साल एक जर्जर मंदिर का निर्माण हम उसको ठीक करवाएंगे। अच्छा। और अभी उसमें हमारा थोड़ी बहुत चर्चा है, वो खेतला जी के मंदिर के बारे में चल रही है। जो मैं यही पूछने वाला था कि अगला नेक्स्ट अपना हमारा जो मंदिर उत्थान की योजना में अगला कदम है वो खेतला जी के मंदिर की ओर है। अच्छा, इसी से संबंधित दूसरा सवाल गौशाला के बारे में है। गौशाला के लिए युवा टीम का क्या प्लान है? देखिए, गौ माता की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है, और उसमें एक हमारी टीम जो अलग से है, वो भाई अमृतलाल सुथार के नेतृत्व में बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। और पिछले 2-3 साल से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक भी गौ माता की मौत भूख और प्यास से नहीं हुई। अच्छा। पिछले दिनों लंपी बीमारी आई थी, पिछले 2-3 साल पहले खूब सारी गौ माता की मौत हुई थी, लेकिन अपने गांव में गौशाला में लगभग न के बराबर गौ माता की। खेसिंग जी, इस ग्राम पंचायत डेडूसंद के बारे में बताइए, इसकी पूरी प्रक्रिया बताइए, कैसे अस्तित्व में आई, किन किन लोगों का सहयोग रहा और क्या क्या दिक्कतें आई? देखिए, पंचायती राज का जो शुभारंभ हुआ था 1959 में हुआ था नागौर से। 2 अक्टूबर 1959 में पंडित नेहरू जी के द्वारा। ठीक। ग्राम पंचायतों के समय समय पर कई दायरे पड़ते रहते। हमारे कई बार ग्राम पंचायत हाड़े चा रही, बहुत लंबे समय तक बावर ला रही। और उस पंचायत में हमको कई बार वहाँ आने जाने में गांव के लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती थी। यहाँ से राशन का गेहूँ लेने के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता था। और कई लोग ये कमेंट करते थे कि डेडूसंद तो हमारी वो है जो पीछे पीछे भटकती है। तो वर्तमान सरकार ने जो अभी प्रक्रिया शुरू की थी साल भर पहले, उसमें नोटिफिकेशन जब सरकार ने निकाला, हम उससे पहले ही सावधान हो गए थे। सब लोगों की एक मीटिंग आयोजित की मंदिर में, पूरे गांव वासियों की। और मीटिंग आयोजित करके हमने गांव के लोगों को कहा कि देखिए, पंचायत पुनर्गठन का कार्य शुरू हो रहा है और अपनी पंचायत बनानी है, ग्राम पंचायत। गांव के लोगों ने सभी ने सर्वसम्मति से निर्देश दिया, हमको ये आदेश दिया कि इस कार्य में आपको ही करना पड़ेगा ये। तो मैंने अपने कुछ साथियों को लेकर के, हालांकि उसमें खूब सारे लोगों का सहयोग रहा, पूरे गांव का सहयोग रहा, लेकिन हम लोगों ने मिल करके, और उन्होंने कार्यकर्ता हमको बना दिया था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि आप जहां हमें ले जाना चाहेंगे हम चलने के लिए तैयार हैं।
जहाँ हमें चलना है, हम किसी भी रात में, दिन में, सुबह शाम जहाँ जाना हम जाएंगे, लेकिन पंचायत बननी चाहिए। तो हमने कोशिश की और गांव की उसमें सबको बुलाया गया, प्रस्ताव लिया गया, सारी जो प्रोसेस थी वो की गई और सांचौर तहसील में सबसे पहले प्रस्ताव अपनी पंचायत का जमा किया। जब हम एसडीएम साहब के पास प्रस्ताव देने गए तो एसडीएम साहब ने भी कहा कि क्या बात, आप सबसे एडवांस हो, सबसे पहले आपका प्रस्ताव आया और हमको आश्वासन मिला कि आपका काम 100% हो जाएगा। उसके लिए मैं जिसके भी पास जाना पड़ा, चाहे वो एमएलए साहब जीवाराम जी के पास या देवजी पटेल के पास या जहाँ भी जाना पड़ा, हम गांव के लिए सब जगह गए और गांव के बड़े बुजुर्गों को साथ में लेके गए, क्योंकि हमारे आगेवान तो वही है, जी। हम तो उनकी तरफ से कार्य करते हैं। और जब नोटिफिकेशन निकला तो हम बड़े खुश हुए कि चलो लंबे समय बाद ही सही। अच्छा, बीच में कुछ लोगों ने भ्रम भी फैलाया कि अब ये नहीं होगा, ये तो चला गया, बहुत सारी बातें की, लेकिन हमको पूरा भरोसा था कि हमने जो परिश्रम किया है वो फैल नहीं जाएगा। और इस मामले में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ग्राम पंचायत के सरपंच साहब राय सिंह जी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। जब भी हमने जो भी सहयोग मांगा, सरकारी विभिन्न प्रकार की चीजें, जहाँ भी सहयोग मांगा, जहाँ भी बुलाया, वो आदमी तुरंत हाजिर हुआ। अच्छा। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने जो कार्य किया वो शायद दूसरा नहीं कर सकता। अच्छा सहयोग किया। आऊँगा, मैं इस पर आऊँगा। मेरा अगला सवाल इसी से है, अपनी नज़रों से आपने अब तक इस ग्राम पंचायत के जितने भी सरपंचों को देखा, आपके हिसाब से सबसे प्रभावी और सबसे असरदार व्यक्ति कौन था सरपंच के रूप में? कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं सब कर दूंगा। और विकास की परिभाषा हर समय एक नहीं रहती, क्योंकि एक समय गांव में प्राथमिक स्कूल खुलना भी विकास है। जी। और एक समय के पश्चात उसको सीनियर सेकेंडरी में बदलना भी विकास है। हाँ, ये होता है, लोगों की अपेक्षाएं होती है, वो एक व्यक्ति सभी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकता। तो पूर्व सरपंच राय सिंह जी को आप अगर 10 में से अंक देना चाहें उनके काम को लेकर, तो कितने देना चाहेंगे? देखिए, उनको अगर पर्सनालिटी के आधार पर देखा जाए, उनका व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व को मैं 10 में से 10 दूंगा पूरे, क्योंकि मैंने ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा। बड़ा अच्छा व्यक्तित्व, लेकिन छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, माता है, बहन है, युवा है, उन सबको मतलब एक तरह से सबको लेके साथ में। हाँ, काम की बात अगर करें तो हो सकता है कि उनके लिए राजनीतिक कारण या फिर आगे सामंजस्य ठीक नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से जितनी उम्मीद थी इतना तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी अच्छे कार्य किए उन्होंने। कई कार्य ऐसे किए जिसमें गांव के मुख्य चौराहे पर लाइट लगाना है, या फिर ये जो सड़क है सीसी रोड गांव की मुख्य आबादी में, इसको पूरा करना, ऐसे बहुत सारे कार्य किए। अपने जो डबापेड़ा नाडी है उसमें आने जाने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती थी, वहाँ दोनों तरफ दीवार लेकर अच्छे कार्य किए। तो मैं ये तो नहीं कर सकता कि उन्होंने कार्य नहीं किया। हाँ, जरूर, जितना मैंने कहा ना कि सब लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो उनको मैं कार्य के आधार पर 10 में से 8 नंबर दूंगा। बढ़िया। तो आप जिस तरीके से सूझबूझ के साथ में उत्तर दे रहे हैं, आपका कोई राजनीति में आने का कोई विचार है, कोई प्लान है? क्योंकि आपकी बातें मतलब बड़ी नाप तोल के आप कह रहे हैं। राजनीति की जहाँ तक बात है, मैं तो एक शिक्षक हूँ और मुझे बच्चों को पढ़ाना ही अच्छा लगता है। बाकी सामाजिक कार्यकर्ता जरूर मैं पिछले कुछ समय गांव में जो थोड़ा बहुत काम होता है तो कर लेता हूँ, परंतु अभी मैंने ऐसा कोई विचार नहीं किया है कि राजनीति करने का। मैंने अभी तक न तो विचार किया है, आगे अगर भविष्य में देखा जाएगा, अगर गांव के लोग मान लो भविष्य में कभी कहेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा विचार नहीं। लोग ऐसे ही श्रेय दे देते हैं कि आपने राजनीति करने के लिए किया है, वो किया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मुझे ऐसा करने की कोई इच्छा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊंगा कि लोग कैसे ऐसे श्रेय दे देते। एक बार एक राजा था, तो राजा जब भी दान देता था अपनी नजरें नीचे करके दान देता था।
जब दान देता था नजरें नीचे करके दान देता था। तो कविराज पास में बैठे थे। कविराज ने उस बात को नोटिस किया। फिर पूछा राजा से पूछा कि महाराज ये दान दे रहे हैं आप तो अच्छे बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन नजरें नीचे क्यों कर रहे हो? तो कविराज ने पूछा कि ऐसी देनी देन की कित सीखे हो सैन, जू जू कर ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। तो राजा ने जवाब दिया कि देवनहार कोई और है, देता है दिन रैन। मतलब देने वाला कोई और है, देवनहार कोई और है, देता है दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करे ताको नीचे नैन। अच्छा। उन्होंने कहा कि लोग ऐसे ही मुझ पर डाल देते कि मैं दे रहा हूँ। अच्छा। तो ठीक वैसा ही मैं कुछ नहीं करता हूँ, लोग करते हैं, बाकी लोगों का काम कहना है, अपन उसको रोक नहीं सकते। तो ये थे हमारे खेत सिंह जी, और गौमूत्रा के इस एपिसोड में इतना ही।